सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको पीजीटी कंप्यूटर साइंस के अंदर मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन में आपको एक पोस्ट बताई थी और कहा था कि लाजवाब नौकरी है और आपने इसके रिगार्डिंग मुझसे कुछ क्वेश्चन किए थे। इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो थे इसका कई लोगों को इसका सिलेबस नहीं मिल रहा था और कई लोगों को इसका पुराना ओल्ड पेपर नहीं मिल रहा था कि किस प्रकार से पुराने पेपर इसके अंदर हुए थे और किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, ये आपको क्लियर नहीं था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों तीनों चीज़ क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो कन्फ्यूजन अभी भी आप लोगों में से है कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो मैं बात करूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन की पीजीटी कंप्यूटर साइंस का सबसे बड़ा रूमर्स इसके अंदर भी ये उड़ रहा है कि इसके लिए बीएड की जरूरत है और मैं आपको कह दूं इसके लिए बीएड की जरूरत नहीं है। देखो, आप हो सकता है बाहर कोई अमेंडमेंट निकाल, लेकिन आज की डेट में फिलहाल इसमें बीएड की जरूरत नहीं है। देखो, आपका क्वालिफिकेशन में देखिए, क्वालिफिकेशन 10 नंबर पे क्या लिखा है, पीजीटी जियोग्राफी, ये ऊपर में इनके नीचे क्या लिखा है, बीएड। मतलब जो जिसके नीचे बीएड लिखा हुआ वहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएड जरूरी है। लेकिन जहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो देखो, फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन नंबर 1, एसेंशियल क्वालिफिकेशन नंबर 2, बस नीचे खत्म। दो ही चीज़ दे रखी है। दो चीज़ के अंदर क्या क्या है कि कोई भी आपने जो ये डिग्री कर रखी है, पहली बात उसमें 50% आपके नंबर होने चाहिए एग्रीगेट और ओवरऑल, उससे नीचे है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अब कौन कौन से लोग भर सकते हैं मैं वापस से डिटेल बता देता हूँ आपको। पहला, किसी ने बी और बीटेक कर रखी है लेकिन वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस और आईटी में कर रखी है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। एमटेक वगैरह की जरूरत नहीं है, ओनली बी बीटेक अगर आपने कंप्यूटर साइंस और आईटी में कर रखी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। नंबर 2, अगर आपने बी बीटेक कोई दूसरे स्ट्रीम में कर रखी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखी है, इलेक्ट्रिकल में कर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में उसके बाद एक पीजी डिप्लोमा होना चाहिए जो किस में होना चाहिए, कंप्यूटर में होना चाहिए। ठीक है, तो कई लोग ये क्वेश्चन पूछा कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखी है तो मैं भर सकता हूँ। अगर आप भर सकते हैं अगर आपने उसके बाद पीजी के अंदर डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर्स के अंदर तो। तीसरा, किसी ने एमएससी कर रखी है कंप्यूटर साइंस में और यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इन्होंने एलिजिबल नहीं माना है, तो इसका मतलब किन लोगों ने जिन्होंने एमएससी आईटी के अंदर कर रखी है वो इसमें एलिजिबल नहीं है, ओनली कंप्यूटर साइंस वाले ही एलिजिबल हैं। या फिर एमसीए कर रखी हो या फिर उसके इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर किसी को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जिसने एमएससी किया हुआ है उसमें क्लियर नहीं है, आप चाहो तो एक बार यहाँ पर एक बार बात कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने साफ इसमें लिखा हुआ है ओनली कंप्यूटर साइंस का। उसके बाद में बीएससी कंप्यूटर साइंस में कर रखी है और बीसीए, तो यहाँ पे भी कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सिर्फ बीसीए कर रखी है बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते आप, ओनली बीसीए इसमें एलिजिबल नहीं है। उसके बाद में आपको ग्रेजुएट के अलावा एक चीज़ और चाहिए जिसमें लिखा देखो, और इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। बीएससी, बीसीए और इक्विवेलेंट ये तीन तो कोई कॉमन, मतलब यहाँ तक तो आप ले सकते हो। उसके बाद एंड आ गया, इसका मतलब दोनों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी सब्जेक्ट, यानी कंप्यूटर में आपको पीजी डिग्री भी और चाहिएगी, यानी जो बीसीए और एमएससी कर रखी है वो इसको भर सकता है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा भी कर रखा है और ग्रेजुएट डिग्री भी कर रखी है तो वो इसको भर सकता है। ओनली डिप्लोमा इसके अंदर नहीं भर पाएगा। फिर बी लेवल और सी लेवल जो तो डोएक के द्वारा हैं वो तो सर्वमान्य हैं। तो ये जो सारे हैं इन सब अगर आप में से कोई भी आपके पास में एक क्वालिफिकेशन है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। और उसके बाद में सेकंड क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रोफिशिएंसी वो सब जगह लिखा जाता है जो आपको अच्छी तरह आती है। अब ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ? कन्फ्यूजन हुआ ये कि बिफोर सब्सिक्वेंट प्रमोशन द इनक्यूबेंट विल हैव टू एक्वायर बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री। आपको प्रमोशन लेना आगे तो उसके लिए आपको बीएड और की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। तो ये तो बात मान के चलो कि जैसे ही आपको इसमें नौकरी लगती है तो आपको बीएड तो वैसे करनी ही चाहिए ताकि आपको आगे प्रमोशन में दिक्कत नहीं हो। फिलहाल इसके लिए बीएड की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक आपका क्लियर हो गया कन्फ्यूजन कि इसके लिए बीएड की जरूरत नहीं है, आप फॉर्म इसमें फिलअप कर सकते हो। अब बात आती है इसकी सिलेबस की। तो देखो, सिलेबस है, ये सिलेबस की जो फाइल है मैं अपने जो चैनल है अब अपना उसके अंदर मैं ऐसा वहाँ पे लगा दिया मैंने अपनी वेबसाइट पे technoguruamit.com के अंदर गवर्नमेंट वैकेंसी में जाओगे तो वहाँ पर ये नोटिफिकेशन, सिलेबस और ओल्ड पेपर्स तीनों मैंने दे रखे हैं, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी फिलहाल बता देता हूँ मैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस और क्या है इसमें। तो देखो दोस्तों, सिलेबस जो है इसका वो डायरेक्ट आप 27 नंबर पेज चल जाना, इसमें जो पूरी पीडीएफ दी है मैंने उसमें 27 नंबर पेज में सिलेबस है, एग्जामिनेशन टू रिक्रूट पीजीटीज इन द कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो ये मैं आपको ओवरऑल एक लाइन में अगर बताऊं कि कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसका जो लेवल होगा वो किस लेवल का होगा, पेपर का लेवल, तो मैं आपको साफ बताता हूँ, इट विल बी जस्ट लाइक ए नेट पेपर। आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम सुना होगा, नेट का पेपर जो अच्छा खासा, मतलब उसका मैं कह रहा हूँ आज को
बहुत अच्छा स्टैंडर्ड उसका पेपर होता है, उस टाइप का ये पेपर होता है। और उसकी मेरिट भी उतनी ही जाती है, करीबन 70% के आसपास लगभग मेरिट जाती है, तब उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। पोस्टें तो और भी कम है, तो हो सकता है इस बार थोड़ी सी और हाई चली जाए। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जो इसका सिलेबस है वो कोई एक किताब से पूरा नहीं होगा। इस पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, वो ये थी कि अगर आपने अपनी एकेडमी पढ़ाई यानी इंजीनियरिंग या फिर BCA बहुत अच्छे से की है तो आप इस सिलेबस को वापस रिकवर कर सकते हो। अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जीरो से स्टार्ट करके सारे सिलेबस को कवर कर लेगा विद इन 1 या 2 मंथ्स के अंदर। वो क्यों, चलो देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर देखो, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में पूरा पूछा है इसके अंदर भी। इसमें कंप्यूटर में सारे पार्ट्स पूछ लिए, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है सब पूछ लिया, बस स्ट्रक्चर पूछ लिया, CPU के बारे में सब कुछ पूछ लिया। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सब कुछ पूछ लिया, डेडलॉग, शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट सब हो गया। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछा जिसके अंदर एंड और नॉट गेट आ गया, अपने फ्लिप फ्लॉप आ गए, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सारे आ गए। उसके बाद में अपने आ गया प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर, जो अपने IA के अंदर भी था, प्रोग्राम सॉल्विंग, ठीक है, वो इसके अंदर आ गई। उसके अलावा फिर आ गया अपनी विजुअल बेसिक। इसमें से मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विजुअल बेसिक आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं, पता नहीं क्यों लोग अभी भी इसको सिलेबस में ले रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इसको कवर करो सबसे लास्ट में कवर करना विजुअल बेसिक को। बाकी विजुअल बेसिक के बारे में कुछ बता रखे हैं, विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं उसके बारे में। उसके बाद में विजुअल बेसिक कंप्लीट खत्म होती है, उसके बाद में DS आ गई, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। और है सब ऐसा नहीं है कि डीपली, ज़्यादा डीपली है, ठीक है, सबका एकदम ओवरऑल नॉलेज आपको होना चाहिए, ये है। उसके बाद में प्रोग्रामिंग इन C++, ये C और C++ तो आपको अच्छी तरह कवर होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना, ताकि आपके इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं छूटे, इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसके बाद में C++ के बाद में RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी दे रखा है इसके अंदर पूरा, वो भी पूरा कवर करना है इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं ना कि लेंथी कितना है सिलेबस इसका, तो इसलिए वो लोग इसको कवर कर पाएंगे जो लंबे समय से टीचिंग कर रहे हैं या फिर उनके जस्ट पास आउट हैं अभी इंजीनियरिंग के लिए, तो उनके सारी चीज़ क्लियर है, उनको 2-3 महीनों में वापस सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी आप इस सिलेबस से घबराना मत, क्योंकि सब लोगों के लिए सिलेबस इक्वल ही है। इसके अंदर कोई 80-85% मेरिट जाने वाली भी नहीं है, मेरिट कमी जाएगी इसके अंदर। तो ये ऐसा सिलेबस है जो आप इसमें देख सकते हैं पूरा, मैंने बता रखा है पूरा, बिजनेस कंप्यूटिंग का, वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML का, वेब पेज क्या होते हैं, एक्टिव सर्वर पेजेस क्या होते हैं, XML क्या होती है। उसके बाद में और नीचे आते हैं तो ये आ गया एक्टिव सर्वर पेजेस आ गया। उसके बाद में ये आ गया विजुअल बेसिक, स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है जो अपने इंटरनेट पे चलती है, जावा स्क्रिप्ट होगी और मल्टीमीडिया होगी। आई थिंक इतना ही है मेरे हिसाब से, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन और भी है, मतलब नेटवर्किंग का भी इसमें पार्ट दे रखा है, यहाँ तक है। तो आप देख रहे हैं सिलेबस की लेंथीनेस कितनी है, सिलेबस बहुत लेंथी है ये। और आपको पता है कि ये एक बुक के अंदर मिलने वाला सिलेबस है नहीं, और इसके लिए पर्टिकुलर कोई बुक भी नहीं मिलेगी, इतनी बड़ी बुक बनाना पॉसिबल भी नहीं है जिसमें सारे स्वर का कवर हो जाए। तो ये वो लोग ही करें, एग्ज़ाम फॉर्म भरें, 1000 रुपये वही खर्च करें जो अभी तक कंटिन्यूस के टच में हैं और उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ उनके पार पड़ जाएगी। क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो 1 या 2 महीने के अंदर कोई तैयारी करने का सोच रहा है और जो अभी कंप्यूटर में टच में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता उसकी चीज़ क्लियर होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके 1000 रुपये बचा रहा हूँ कि अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, महीने 2 महीने पेपर हो जाएगा, तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए। अगर लगता है कि आपकी तैयारी ठीक है और आपको लगता है कि नहीं मैं इसको कर सकता हूँ, तो ये आप फॉर्म भरा, अदरवाइज आप फॉर्म ना भरें, फालतू में 1000 रुपये आपके ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो इसका सिलेबस है, मैं आपको सब पेपर दिखाया था। क्योंकि देखो दूसरा जो प्लस पॉइंट है ना, वो उसमें बताऊँ पेपर के अंदर, क्योंकि प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कंप्यूटर में तो हो सकता है कोई आपको होशियार मिल भी जाए, लेकिन अगर आप इंग्लिश हिंदी में होशियार हो, अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट में होशियार हो, तो उसके लिए आपके बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप में दूसरे क्वेश्चन इसके अंदर बहुत सारे आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो, ये है पेपर 2013-14 का पेपर है, जिसके अंदर ये सबसे पहले दे रखा है आपको इंग्लिश के क्वेश्चन दे रखे हैं ये सारे। उसके बाद में 20 क्वेश्चन ये इंग्लिश के हो जाएंगे। उसके बाद में 20 क्वेश्चन आ गए आपके हिंदी के क्वेश्चन के बाद में आ गए आपने ये जो अपने जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के आ गए और GK आ गई। इस प्रकार के सारे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये भी मैं आपको अपने इसी के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ओल्ड पेपर्स के अंदर मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पेपर है वो भी इसके अंदर आप देख लो पूरा पेपर इसमें। उसके बाद में इंग्लिश थोड़ा क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको मैं कि GK के क्वेश्चन भी आते हैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, ABCD और साहित्य के 6 लेखक के अपने IM में क्वेश्चन आए थे ऐसे। तो दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी में भी आ रही हैं और इंग्लिश में भी आ रहे हैं। और जब ये मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं साथ में, किसने ऐसे इतने प्रतिशत में लिया था, अनुपात में लिया था, कुछ टीचिंग मैथोडोलॉजी से बोलते हैं उसका क्वेश्चन भी है,
शिक्षण विधि क्या है, जब कोई अच्छा विद्यार्थी कम अंक प्राप्त करे तो एक शिक्षक के नाते आप क्या करोगे, इसके पर्टिकुलर बुक आती है बीएड के अंदर लगती है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो नीचे अपने चलते हैं सीधा अपने ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो वो क्वेश्चन मिलेंगे अपने को नीचे नीचे। देखो यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। ICMP क्या है, ठीक है। उसके बाद में C++ में कोई अनुक्रम हो गया, किसी मूल ध्वनि को उसके ध्वनि रिकॉर्डिंग रूपांतर समीप कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, इंटरनेट के ICMP के क्वेश्चन मिल गया, नेटवर्किंग के मिल जाएंगे, OSA मॉडल का मिल गया। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन ये हैं जो देखो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक में एंड गेट नॉर गेट के मिल गए। इसके अलावा जो आपके बस टोपोलॉजी और ये मिल गई आपको RSQL जो ना अपने कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं इसके अंदर, उसके जिसे बोलते हैं SQL के स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। ये कंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन हो गया, ये SQL के क्वेश्चन हो गए। तो इस प्रकार से आपके मतलब ये बहुत बड़ा सिलेबस है। इसको कवर करने के लिए सबसे बेटर चीज़ यही है कि आप इसको कंटिन्यू टेस्ट में रहे हो तो आप इसको करो। और अगर आप, मैं मानता हूँ इसमें से आपको आधा सिलेबस भी अगर आपको आता है, आधा सिलेबस भी आपने पढ़ा हुआ है, तो आप इस पेपर को जरूर दें, क्योंकि बाकी सभी कंडीशन भी यही है। कोई आपको वहाँ पर ऐसा तुरमखा कोई नहीं मिलेगा जिसको सारा सिलेबस याद होगा, और जो इसको सारा सिलेबस याद होगा वो आज इस एग्ज़ाम को देगा भी नहीं, वो कहीं और बैठा होगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल चीज़ यही है कि अगर आपको ये जो सारे कुछ जो मैंने बताए हैं सिलेबस के अंदर, वो अगर आपको लगते हैं कि आपके लिए फैमिलियर हैं, आप इसको 3-4 महीने में कवर कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कम से कम 2-3 महीने तो लगभग आपके एग्ज़ाम के लिए मिलेंगे आपको भी, तो तब तक आप इसको क्लियर कर सकते हो। और थोड़ा स्पीडली करो। एक बात मैं आपको कह दूं कि नौकरी अगर आप लग गए तो मैं कह रहा हूँ कि ये जिसे बोलते हैं ना हिंदी के अंदर राजाशाही नौकरी, वो वाली नौकरी है। और आपको लाइफ टाइम आप जो एक सुकून मिलेगा ना, वो अलग ही मज़ा है। तो जिसने अभी पापड़ बेल लिए, जिसने भी पूरी तैयारी कर ली, उसके बाद में उसको दिक्कत नहीं होगी। इस नौकरी का एक ड्रॉबैक और बता दूँ, जो मैंने सुना है, कहाँ तक सही है मुझे पता नहीं, लेकिन सुना है कि स्टार्टिंग के 1-2 साल इनको हार्ड ड्यूटी देनी पड़ती है। यानी इनकी पोस्टिंग ऐसी जगह होती है जो बहुत दूरस्थ इलाकों में होती है, तो वहाँ पर एक बार 1-2 साल इनको नौकरी मिलती है। उसके बाद ये इनको लगभग अपने सिटी के अंदर बुला लिया जाता है। तो ये एक मुझे इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा। जिनको ये ड्रॉबैक नहीं लगता है वो तैयारी कर ले, क्योंकि जिनके पास अगर नौकरी नहीं है तो ये बहुत बढ़िया नौकरी है। मेरे हिसाब से राजस्थान के 4200-4300 ग्रेड पे के आसपास की नौकरी है ये। तो इसमें ओवरऑल जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे 50-60 हज़ार के आसपास आपको रुपये मिलेंगे, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, वो तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये किस प्रकार से इसके पेपर हैं। पेपर देख लेना आप, XML और के सब क्वेश्चन हैं इसमें, DS के क्वेश्चन हैं, ये सब देख लेना पेपर। और ये सिलेबस है और ये इसका नोटिफिकेशन है। और इसका मैं बता दूँ कि पिछले सालों का जब मैंने इसमें देखा था, एनालिसिस किया था, तो लगभग 70% के आसपास कट ऑफ जारी थी। मतलब जनरल कैटेगरी के अंदर भी 70% वाले लोगों का सिलेक्शन हो रहा था। इंटरव्यू भी है इसके अंदर, और बाकी 85% जो डिपेंड करेगा रिटन टेस्ट पर डिपेंड करेगा। दोनों को मिलाकर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। पिछली बार का जो इंटरव्यू थे वो था 60 नंबर का, और जो रिटन पेपर था वो 198 का था। तो मेरे हिसाब से 70% इसमें अच्छा खासा रैंक है। 70% कम नहीं होता, बहुत होता है इन प्रकार के पेपरों में। आप जो नेट का पेपर जो बता रहा हूँ, जो लेवल है नेट के पेपर के अंदर, तो मेरे हिसाब से 55-60% के आसपास सिलेक्शन हो जाता है। और लोगों का बेसिकली उसके अंदर 60% लाना में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो सेम वैसी चीज़ इसके अंदर है। तो आप अच्छे से तैयारी करो इसकी। और उसके बाद में इसके अंदर कोई पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई बुक चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हो। मेल कर देना technogurumit@gmail.com पे, तो मैं सब्जेक्ट के लिए बता दूंगा आपको कौन सी बुक आपके लिए बेटर रहेगी। अदरवाइज आपने जो एकेडमिक क्लासेज में जो आपने बुक यूज करी हैं इन सब्जेक्ट्स के लिए, उन्हीं को आप ध्यान रखते हुए पहले उनके साथ तैयारी करिए। और सबसे बड़ा तरीका यही है कि उनके साथ साथ अच्छे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करिए। जैसे मैं भी अपने चैनल पर और साथ में अपने technogurumit.com अपनी वेबसाइट पर भी एक मैं अलग से एक पेज ओपन कर रहा हूँ जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर सब प्रकार क्वेश्चन होंगे। जो उसमें कॉमन जो नॉर्मल जो एग्जाम्स में आते हैं LDC और उनके लिए भी होंगे, और जो इस प्रकार के जो एडवांस एग्जाम्स में आते हैं वो भी क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। तो आप उनको भी चेक करते रहा करो, साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहा करो, तभी इस प्रकार के पेपर क्लियर होते हैं। और ऐसे पेपर 1-2 महीने की तैयारी में क्लियर नहीं होते हैं, इनके लिए लंबी तैयारी चाहिए। तो वापस से कर रहा हूँ, हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है मैं यहाँ पे वस्तु स्थिति एकदम क्लियर बताता हूँ। तो फालतू में आपको कोई चीज़ मैं भ्रम में नहीं रखना चाहता। आप मैं बोल दूँ हाँ भर दो 1000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। आपके 1000 रुपये बहुत मुश्किल से कमाए हुए होते हैं, इसलिए ध्यान रखना, सोच समझ के फॉर्म भरना, ठीक है। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते टेक्नो गुरु अमित। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करता, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।